हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग मज़ा पर। तो इस वीडियो में हम कोई पढ़ाई वढ़ाई करने वाले हैं नहीं, क्योंकि पढ़ाई का एक तरह से मजाक ही बना दिया लोगों ने। तो इससे बढ़िया क्या है, हम पढ़ाई नहीं करते। ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं, हम ये समझने वाले हैं कि क्यों और कैसे पढ़ाई के लेवल को हम कम तर समझने लगे हैं। ठीक है। और जो पैसे वाले लोग हैं वो कैसे बड़े बड़े पदों पर बैठ रहे हैं और शासन चला रहे हैं। ठीक है। तो चूँकि आपने सुन ही लिया होगा, सबसे पहले तो हम चुनाव में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, है ना। हमें इसमें ज़्यादा जानकारी है कि चुनाव में क्या चल रहा है ना। प्रधानमंत्री जो एक सत्ता है, सबसे बड़ी सत्ता है, उसमें कौन बैठने वाला है, किसके वोट कितने ज़्यादा हैं, किसके वोट कितने कम हैं, किसको कहाँ से कितने वोट मिले। ठीक है। तो हमें इनसे ही फुर्सत नहीं है। तो जब हमें इनसे ही फुर्सत नहीं है तो जाहिर सी बात है, जो रूट वाली चीज़ें, ठीक है, जो रूट वाली चीज़ें, जो असलियत में जो मुद्दा होनी चाहिए, वो उस पर हम ध्यान दे नहीं रहे। क्यों ध्यान दे नहीं रहे? क्योंकि अगर हम ध्यान देने लगेंगे तो हमारा वहाँ पे दिमाग लगेगा, और दिमाग लगेगा तो हमें चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, और चीज़ें पढ़ना हमें अच्छा लगता ही नहीं है। हमें तो वो चीज़ें चाहिए जिसमें एंटरटेनमेंट हो, है ना, एंटरटेनमेंट हो और जिसमें दिमाग ना लगे, है ना। ऐसी चीज़ों में हमें बहुत मज़ा भी आता है। ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ा सा भी रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हमारे इंडिया में चल रहा है। तो आपके नॉलेज के लिए मैं थोड़ा बता दूं कि जो इस समय जो ब्रेकिंग न्यूज़ बन रखी है, वो एक एग्ज़ाम होता है नीट, जो 2024 में कंडक्ट किया गया था फॉर अंडर ग्रेजुएट MBBS कोर्स के लिए। ठीक। तो उसकी खबर सुनने में आ रही है कि ये एक बड़ा स्कैम है। ठीक। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये स्कैम है भी या नहीं। ठीक है। क्योंकि बिना प्रूफ के, बिना कुछ सबूतों के हम कैसे कह सकते हैं कि इतनी बड़ी एजेंसी को कि हाँ वो ठगी कर रही है या नहीं कर रही है, वो स्कैम कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसलिए सबसे पहले थोड़े प्रूफ होने चाहिए जिसके बेसिस पे हम स्ट्रांगली एक अपना स्टैंडर्ड फॉर्म कर पाएँ कि हाँ आपने ये गलती करी है, तो हमारा ये आरोप है कि आपने ठगी करी है बच्चों के साथ। ठीक। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी लिस्ट बना रखी है जिसमें थोड़ी सी आपको मतलब टाइम में वेस्ट ना हो आपका, और ज़्यादा वीडियो लंबी भी ना बने। ठीक। तो सबसे पहले तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि NTA, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, या आज के टाइम में मेरे अकॉर्डिंग इसकी फुल फॉर्म न्यू ठगी एजेंसी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये, अगर हम ये देखेंगे कि क्या इसकी फुल फॉर्म नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होनी चाहिए, न्यू ठगी एजेंसी होनी चाहिए, वो कैसे पता चलेगा? वो तो हमें पता चलेगा कि अगर इसने स्कैम करा होगा इतना बड़ा, तो आज से मेरे लिए इसकी फुल फॉर्म न्यू ठगी एजेंसी हो चुकी है। ठीक है। तो समझते हैं क्या है। तो नीट एक पेपर होता है जिसमें आप MBBS कोर्स करते हैं, मेडिसिन मतलब इन शॉर्ट मेडिसिन पढ़ने के लिए। तो इसमें आप क्या करते हैं, नीट का पेपर देते हैं फॉर MBBS, फिर उसका एग्ज़ाम होता है। उसका एग्ज़ाम के बाद फिर कट ऑफ निकलती है। उस कट ऑफ के बेसिस पे अगर आपको अलग अलग कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेज में लाइक एम्स वगैरह, इनमें आपको सीट मिलती है और वहाँ से आप MBBS कर पाते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई नीट UG के बारे में थोड़ी सी जानकारी की होता क्या है। देखिए, इसकी सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन डेट जो आई थी फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट आई थी, वो आई थी 9 फरवरी 2024 टू 9 मार्च 2024। 9 फरवरी से 9 मार्च तक इसका रजिस्ट्रेशन ओपन था। ठीक है। चलिए ठीक। इसके बाद बोला गया था कि इसका जो एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा वो 1 से 5 मई के बीच में हो जाएगा। चलिए ठीक है। इसका जो एग्ज़ाम होना था वो 5 मई को होना था, जो कि संडे को पड़ता है। जितने भी देखिए इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम हो या फिर मेडिसिन के एग्ज़ाम हो, अधिकतर संडे को ही पड़ते हैं। ठीक। और इसका जो रिज़ल्ट जो घोषित हुआ था वो 4 जून को हुआ था, इसी 4 जून को। ठीक है। 4 जून को आई थिंक हमारा उसका लोकसभा का जो रिज़ल्ट था वो भी घोषित हुआ था, है ना। चलिए ठीक है। सबसे मेन चीज़ है, इन रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म होते हैं इनकी जो फ़ीस रखी गई है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपको अगर आपको याद ना रहे। जो फ़ीस इसमें रखी गई थी फॉर जनरल कैंडिडेट, वो रखी गई थी 1700 रुपीज़। ठीक है। और जो जनरल OBC और हमारे जो OBC NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चे हैं, उनकी जो फ़ीस रखी गई थी उसमें 100 रुपये का डिस्काउंट इन्होंने दे दिया था, तो 1600 रुपये यानी कि 1600। SC ST वाले जो बच्चे थे, SC SC PW BD या फिर थर्ड जेंडर,
थर्ड जेंडर, तो इनकी जो फीस रखी गई थी वो मात्र 1000 रुपीज़ रखी गई थी। ठीक है, तो अगर आप देखें तो जिस फैमिली से मैं आता हूँ, और हो सकता है मेरे से भी बहुत ही कमज़ोर फैमिली के जो फाइनेंशियली वीक हैं, उनके लिए अमाउंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा, सच में होता है ऐसा। आज भी बहुत लोगों के घरों में 1000 रुपये तक भी काफ़ी बड़ा अमाउंट माना जाता है। ठीक है, तो अगर आप पहली चीज़ तो आप एक एग्ज़ाम करवा रहे हैं, ठीक है, और उसमें भी आप बच्चों से आप 1700, 1600, 1000 रुपये फ़ीस ले रहे हैं, सबसे पहले तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं ये नीट का एग्ज़ाम, और भी आप गवर्नमेंट वैकेंसी जो आते हैं उसमें आप देखेंगे तो किसी की 1600, किसी की 1500, किसी की 1200, किसी की 1000, इस तरीके से फ़ीस वो लेते हैं। वो भी किसकी? रजिस्ट्रेशन फ़ीस। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी। जनरल की 1700, जनरल ओबीसी, ओबीसी एनसीएल की 1600, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और थर्ड जेंडर की 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये। चलिए ठीक, इसका जो एग्ज़ाम करवाना था इनको, 5 मई को करवाना था। जो एग्ज़ाम कंडक्ट था वो 5 मई को था। जानते हैं आप 5 मई संडे। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम होता है इसका जो ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम, यानी कि एग्ज़ाम कितने घंटे चलता है, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम, ये हमारा 200 मिनट्स, 200 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है। इसका मतलब आप इसे बोलें तो 3 आवर एंड 20 मिनट्स। ठीक है, जिसमें 20 मिनट्स आपको पेपर पढ़ने में ही लग जाता है। ठीक है, चलो ठीक। उसके बाद इसमें क्या हुआ था, ये मैंने इसकी थोड़ी आपको चीज़ें बता दी थी। एग्ज़ाम 5 मई को था। इसका जो एग्ज़ाम होता है वो 200 मिनट का होता है, 3 घंटे और 20 मिनट, जिसमें 20 मिनट पढ़ने के मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थे, टोटल क्वेश्चन जो आते हैं वो 180 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 180 क्वेश्चन। नीट के पेपर में जो आते हैं टोटल 180 क्वेश्चन आते हैं, और ईच क्वेश्चन जो कंटेन करता है वो +4 मार्क्स करता है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 4 × 180 यानी कि 720। तो ये जो नीट का एग्ज़ाम होता है ये 720 नंबर का होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये, अगर आप एक क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो आपके -4 कट जाता है। आपको -4 मतलब 4 मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं। और अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर लेते हैं, रॉन्ग कर लेते हैं, तो आपके -5 हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि -1 की आपकी नेगेटिव मार्किंग, तो -4 तो वैसे ही आपके गलत हो गए, तो उसमें -1 और भी डिडक्ट हो जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर -5 नंबर। ठीक, इस चीज़ों को भी समझेंगे हम कि ये चीज़ें मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए ठीक। अब इसके बाद करेक्शन विंडो भी ओपन हुई थी। आपको पता है 18 मार्च से 20 मार्च तक इसकी जो करेक्शन विंडो है। मान लीजिए अगर फॉर्म में कुछ बच्चे से गलती हो जाती है फॉर्म भरने में, जो कि स्वाभाविक चीज़ है, तो गलती हो जाती है तो उसके लिए करेक्शन विंडो ओपन होती है। तो इसकी जो करेक्शन विंडो ओपन हुई थी नीट की, जिसे हम रिवाइज डेट भी बोलते हैं, वो हुई थी 9 अप्रैल 2024 टू 10 अप्रैल 2024, 9 से 10 मई, यानी एक दिन का इन्होंने समय दिया था और कहा था कि एक दिन का हम आपको समय दे रहे हैं, और जो भी आपकी गलती उलती है वो आप करेक्ट कर लीजिए, और उसके भी हम अलग से चार्ज किए जाएंगे। कम से कम इतनी तो आप मेहरबानी कर दीजिए बच्चों में, शिक्षा के ऊपर, कि थोड़ी सी भी, चलिए उनसे 12th के बच्चे हैं, बच्चे ही हैं अभी, इतने परिपक्व तो हुई नहीं है। आप NTA हो, आप NTA के एम्प्लॉय हो, आप तो बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन वो आपकी तरह बुद्धिमान नहीं है ना। तो कम से कम इतना तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट दे दीजिए कि करेक्शन विंडो हम ओपन कर रहे हैं आपको। चलिए आपको अगर पैसे लेने ही हैं तो इतना मत लीजिए ना कि आप बहुत बड़ा अमाउंट ले रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी इन्होंने एडिशनल फ़ीस ली थी करेक्शन विंडो के लिए। ठीक, 1 मई को इनका एडमिट कार्ड जारी हो गया था। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक, थोड़ा समझते रहिए ना, थोड़ा सा दिमाग लगने वाला है। 1 मई 2024 डे था आपका वेडनेसडे। वेडनेसडे को इन्होंने अपना एडमिट कार्ड रिलीज़ कर लिया था। NTA ने नीट UG का एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया था। ठीक है, और उसके 4 दिन बाद 5 मई को इसका पेपर हो गया था, है ना। लिख ही रखा है मैंने 5 मई को पेपर हो गया था इसका, है ना। तो इसका डेट ऑफ एग्जामिनेशन था वो 5 मई 2024 संडे के दिन था। चलिए ठीक है, रिजल्ट जो इसका अनाउंस हो गया था मैंने पहले आपको बता दिया।
4 जून 2024 को हो गया था, ठीक है, जिस दिन हमारे लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट भी अनाउंस हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि 1 मई 2024 को आपने एडमिट कार्ड जारी कर लिया, चलिए ठीक है, एग्ज़ाम आपने 5 मई को करा लिया, ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद आपने इसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया, चलिए ठीक। सबसे पहली दिक्कत यह है कि इसमें जो मैंने यहाँ बोला है न्यू ठगी एजेंसी, इसको मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि इसका कोई रीज़न हो सकता है कि मैंने क्यों लिखा। तो इसका रीज़न नंबर 1 है, इसका रीज़न नंबर 1 है कि इसमें जो पहला आप बोल सकते हैं जो इन्होंने ठगी की है, वो ठगी इस बात से शो होती है, इस बात से प्रूव होती है कि इसमें जो टॉपर्स हैं इस साल के 2024 के जो टॉपर हैं, टॉपर्स वो लगभग 67 टॉपर्स हैं जिनके 720 मार्क्स आए। समझ रहे हो आप, नीट के एग्ज़ाम में 720 फुल मार्क्स, 720 में 720 मार्क्स कोई मजाक बात नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक। लेकिन दिक्कत यहाँ आ जाती है कि 67 भाई इतने बच्चे 67 अमाउंट है ना, 67 बच्चे 720 ला रहे हैं, सबसे पहली चीज़ थी 67। चलिए आपको इतना तो पता है कि मोर देन 24 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इसका एग्ज़ाम दिया था। अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ, जो रजिस्टर्ड हुए थे कैंडिडेट वो 24,06,079, ठीक, 24,06,079 बच्चे यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें से जो अपीयर हुए थे वो 23,33,297, 23,33,297 बच्चे अपीयर्ड हुए थे एग्ज़ाम में, उन्होंने पेपर दिया था। और जो क्वालिफाई हुए थे बच्चे वो 13,16,268, 13,16,268 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई हुए थे फॉर नीट, ठीक। अब रजिस्टर्ड हुए थे मोर देन 24 लाख, तो 24 लाख बच्चे इसमें रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें से 23 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। तो 23 लाख बच्चों में से 67, आपको लग रहा होगा कि अरे 23 लाख में से 67 तो छोटा अमाउंट है, लेकिन अगर मैं प्रीवियस डाटा देखूं 2023 का, नीट 2023 पे अगर मैं फोकस करूं तो आप देखेंगे जो जिसमें 2 से 3 बच्चे ऐसे थे जिनके 720 में से 720 मार्क्स आए थे, 2 से 3 बच्चे, है ना। तो पहली चीज़ तो ये कि एकदम ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि पिछले साल 2 से 3 बच्चे जो है 720 में से 720 मार्क्स लाए थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि इसमें से लगभग 65 बच्चे एकदम बढ़ गए। इस साल 67 बच्चों ने मतलब टॉप किए 720 में 720। तो पहली चीज़ तो ये थोड़ा हमें ठगी लगती है कि इस साल 67 बच्चे यानी 67 बच्चे टॉप कैसे करें। चलिए मैं मानता हूँ कि ये बच्चे ईमानदारी से पास हुए हैं, ठीक है, ईमानदारी से पास हुए हैं। तो एक बार अगर हमें दिक्कत हो रही है, क्योंकि इस समय बड़े बड़े जो संस्थान है, कोचिंग संस्थान, वो भी इस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, वो भी ये बोल रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो 67 बच्चे हैं, अगर ये सच में इतने बड़े एग्ज़ाम को निकालने का इतना मतलब दम रखते हैं, टॉप कर चुके हैं ये, तो क्यों ना इनका एक इंटरव्यू करा लिया जाए जिसमें 67 बच्चे एक साथ बैठें और कोई इनसे क्वेश्चन पूछे, जो भी मतलब बड़े जो एक तरह से टीचर हों वो क्वेश्चन पूछें इनसे, ठीक है। और वहीं पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये 67 में से कौन मतलब ईमानदारी से लाया और कौन पैसे दे के लाया, ठीक है। स्पष्ट बोलना सही रहता है ना। तो सबसे पहले नीट 2023 का रिजल्ट देखें तो 2 से 3 बच्चे 720 में 720, लेकिन इस साल 67 बच्चे। तो पहले चीज़ तो ये कि इसमें आपको थोड़ा करना पड़ेगा ध्यान, एनटीए को ध्यान देना पड़ेगा कि ये 67 बच्चे कैसे टॉप किए। दिक्कत इसमें ये हो जाती है, मान लीजिए जगह बची नहीं तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ थोड़ा यूज़। मान लीजिए 67 बच्चे 720 ला रहे हैं, यानी कि पहला बच्चा भी 720 लेकर आ रहा है, दूसरा भी 720 लेकर आ रहा है, तीसरा भी 720 लेकर आ रहा है, ऐसे करके 67वां बच्चा भी 720। ये बात आप समझिए। मान लीजिए एम्स दिल्ली में मान लीजिए 25 सीट है, मान लीजिए, हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन एक मैं एग्जांपल मान रहा हूँ, मान लीजिए 25 सीट है। अब मान लीजिए कि एक बच्चे के आए हैं 3rd रैंक और एक का है 67, जबकि मार्क्स दोनों के कितने 720 हैं, ठीक है, मार्क्स दोनों के 720 हैं। लेकिन हुआ क्या, इस बच्चे को तो मिल गया
एम्स, लेकिन ये बच्चा तो रह गया क्योंकि मात्र 25 सीटें थी। मात्र कितने सीटें थी? 25, क्योंकि 25 में तो इस फुलफिल नहीं हो पाएंगी ना सीटें। तो 67वें बच्चे को उसके फुल मार्क्स लाने पर भी उसे अपना डिज़ायरेबल अगर कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। क्यों? जबकि वो मार्क्स कितने लेकर आ रहा है? 720 में 720। अब बच्चा भाई 720 में 725 लेकर आए क्या? हाँ, तो पहले चीज़ तो ये। तो इससे प्रॉब्लम ये हो गई कि मान लीजिए अगर 67वां बच्चा जिसको एम्स चाहिए तो उसे एम्स नहीं मिल सकता। ये तो 67वां हो सकता, 65वां, है ना। तो दिक्कत ये हुई पहली। ठीक, तो अगर आप देखें तो इन्होंने इस 67 टॉपर्स की जो लिस्ट बनाई है, तो दिक्कत यह है कि ये जो 67 टॉपर्स हैं इनके कहीं फ़ोटो नहीं है इस समय। ठीक है, हाँ कुछ बच्चों के हैं, जैसे कि अलग एक चैनल है, आप तो जानते हैं PW फिजिक्स वाला नाम से, तो उसमें एक बच्चे ने 720 में से 720 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो उसका फ़ोटो है। लेकिन इन 67वें बच्चे जो हैं, ये 67 बच्चे हैं, इनकी कहीं भी फ़ोटो नहीं है। क्यों नहीं है कहीं फ़ोटो? इसका भी तो कुछ कारण हो सकता है ना, कि क्यों इनकी फ़ोटो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। इन्होंने भी तो मेहनत करी, 720 में तो 720 नंबर लाए हैं, तो इनकी फ़ोटो कहाँ है? तो ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है यहाँ से, है ना। तो ये चीज़ थी पहली। दूसरी चीज़, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, कोचिंग संस्थाएं हैं, ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं, इस बात को भी आप गौर से समझिए कि पहली बार बच्चों के, ये तो पहला ठगी। सेकंड ठगी जो मैं बोल रहा हूँ, सेकंड ठगी यह है कि बच्चों के 718 और 719 मार्क्स भी आए हैं आउट ऑफ 720, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। इस बार बच्चों के 718 और 719 मार्क्स भी आए हैं। अब देखिए कैसे, इसको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कैसे। इस बार बच्चों के सेकंड ठगी जो हम प्रूव करने वाले हैं वो है, या प्रूव करने वाले हैं या प्रूव हो चुका है वो बात की बात है, लेकिन मैं एक आरोप लगा रहा हूँ। 718 और 719 भी नंबर आए हैं बच्चों के आउट ऑफ 720। अब इस बात को आप समझिए, देखिए टोटल जो क्वेश्चन थे कितने थे? 180, और हर एक क्वेश्चन कंटेन कर रहा था 4 मार्क्स, तो टोटल हो गए हमारे 720 मार्क्स। ठीक, बच्चा अगर देखिए, मैं उनकी टॉपर्स की बात कर रहा हूँ, मैं टॉपर्स की बात कर रहा हूँ, तो या तो टॉपर ने सभी के सभी सही करे होंगे, ऑल करेक्ट, तो उसके मार्क्स कितने बनने चाहिए? 720, जो कि आए हैं 67 बच्चों के अकॉर्डिंग टू 90। ठीक, अगर मान लीजिए एक बच्चा है, उसने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, तो उसके कितने मार्क्स बैठेंगे? तो एक क्वेश्चन छोड़ने के -4 हो जाएंगे, यानी कि उसके 716 नंबर आने चाहिए। और अगर एक बच्चे ने एक क्वेश्चन गलत किया है, रॉन्ग किया है, तो उसके कितने डिडक्ट होने चाहिए? -5, क्योंकि -4 तो ऑलरेडी एक क्वेश्चन गलत हो गया, और -1 नेगेटिव मार्किंग का। तो 720 में से अगर 5 अगर माइनस करो तो 715। ठीक है, तो अगर आप देखें, तो अगर मैं एक क्वेश्चन गलत होने की बात करूं, तो या तो एक क्वेश्चन छोड़ देगा बच्चा तो 716 आएंगे, या तो एक क्वेश्चन गलत करेगा तो 715 बैठेंगे आउट ऑफ 720। तो किस हिसाब से इन बच्चों के 718 और 719 आए हैं, ये क्वेश्चन भी एनटीए से पूछा गया। तो एनटीए ने क्या जवाब दिया कि भैया हमने ना ये जो 718 और 719 जो आए हैं, ये नॉर्मलाइजेशन से आए हैं, आपको पता नहीं है, हमें पता है नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। अरे भैया, अगर आपको नॉर्मलाइजेशन से 718 719 नंबर देने, तो हमें भी समझा दो ये किस बेसिस पे आपने नॉर्मलाइजेशन करा। आपने उस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन तो नहीं करा कि मतलब मान लीजिए किसी ने ज़्यादा पैसे दे दिए तो उसको आपने ज़्यादा मार्क्स दे दिए। कोई गरीब खानदान का, कोई गरीब तबके का अगर कोई छात्र है, वो पैसे नहीं दे पाए, उसने अपनी ईमानदारी से भी मान लीजिए 720 में 680 नंबर लाया है, तो उसके नंबर नहीं बढ़ाए। यह है आपको नॉर्मलाइजेशन। अगर यह है आपके नॉर्मलाइजेशन में, तो आपके नॉर्मलाइजेशन में बिल्कुल थू है ना। तो सबसे पहली चीज़ एनटीए को ये समझाना चाहिए कि ये नॉर्मलाइजेशन आप करते कैसे हैं।
कैसे आपने इन बच्चों के 718 और 719 मार्क्स आपने दिए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है ना। तो दूसरा जो आपको ठगी का रीज़न जो मैं दे रहा हूँ, जो होता हुआ दिख रहा है, वो यही है कि बच्चों के 718 719 मार्क्स आए हैं, ठीक। और क्या क्या था, तीसरा जो मुझे लगता है, ठीक है, अब जगह बचे ही नहीं है, तीसरा जो रीज़न मैं आपको देना चाह रहा हूँ, आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, वो यह है जिससे ठगी प्रूव होगी। तीसरा रीज़न ये है कि क्यों ये जो नीट यूजी 2024 का जो रिज़ल्ट है, क्यों ये 4 जून को ही दिया गया। वाई, क्यों 4 जून को ही इसका रिज़ल्ट पब्लिश हुआ, ठीक। क्या 4 जून को लोकसभा का इलेक्शन का रिजल्ट भी आना था, अनाउंस होना था, और सारा का सारा ट्रैफिक लोकसभा चुनाव में लगने वाला था। क्या इसलिए आपने 4 जून को इसका रिजल्ट घोषित किया, ताकि किसी भी व्यक्ति का ध्यान, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति का ध्यान यहाँ पर ना जा सके, इस बड़े स्कैम में ना जा सके, बिग स्कैम में ना जा सके। तो ये एक रिजल्ट, ये एक तीसरा कारण है जो मैं मानता हूँ, क्योंकि बड़े से बड़े न्यूज़ चैनल आप देखेंगे तो उस समय इसकी बात नहीं कर रहे थे, वो ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे कितना वोट आया इस पार्टी को, यहाँ पे कितना वोट आया इस पार्टी को, और यहाँ पे कितना वोट आया इस पार्टी को, ठीक है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का आपने एक इंटरव्यू सुना होगा कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, ठीक है, लेकिन ये देश रहना चाहिए। मैं उनका नाम लेके अपने वीडियो अपनी बात को थोड़ा सा आपके समक्ष बताना चाह रहा हूँ, थोड़ी गंभीरता समझना इस बात की, कि उन्होंने बोला था कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। ये देश कैसे रहेगा, ये देश तभी तो रहेगा जब देश के बच्चे, नौजवान ये अच्छे से पढ़ाई करेंगे और उस पढ़ाई को भारत माता की सेवा में लगाएंगे। सेवा में कैसे लगाएंगे भाई, हम ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं, कमा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, हाँ, लोगों की सेवा करने से, है ना, इन चीज़ों से ही तो आप देश का विकास कर सकते हो, ठीक है। लेकिन नहीं, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए कि भाई राम मंदिर बन गया, है ना, राम मंदिर बना लिया आपने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम मंदिर से फ़ायदा क्या हुआ। मैं धार्मिक आहट किसी को नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन मैं एक आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि क्यों हमने एजुकेशन को बहुत कमतर समझ लिया है, क्यों हमने एजुकेशन को इतना नीचा समझ लिया है कि उसकी हम कभी बात भी नहीं करना चाहते। आखिर क्यों? पहले के टाइम में आप देखेंगे तो एजुकेशन को इतनी अहमियत दी जाती थी, किसी को इतनी अहमियत नहीं थी, है ना, ब्राह्मणों को इतनी अहमियत दी जाती थी, है ना। और ब्राह्मण आखिर किसे कहा जाता है, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ब्राह्मण तो यही होते हैं जो उस समय के ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उनको ब्राह्मण कहा जाता था। एक टीचर ने कहा था कि उस पिछले समय में जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे उनको ब्राह्मण कहा जाता था। तो हो सकता है कि उसके बेसिस पे एक ब्राह्मण की कैटेगरी बन गई, ठीक है। ब्राह्मण उसे नहीं कहते जो एक्चुअल में ब्राह्मण है, ब्राह्मण उसे कहते हैं जो नॉलेजेबल है, जिसके पास ज्ञान है, वह एक्चुअल में ब्राह्मण है, ठीक। लेकिन आजकल के टाइम में हमने तो बस एंटरटेनमेंट को ही समझ लिया, है ना। आप इसी को ही देख लीजिए, पैसा दीजिए आप और आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। और ये सिर्फ नीट एग्ज़ाम का ही नहीं है, ये स्कैम सिर्फ नीट एग्ज़ाम में नहीं चलते, और अदर देख लीजिए तो और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट, उसमें भी चलते हैं। अगर मैं सही हूँ तो मध्य प्रदेश का जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप देखिए, उसमें भी एक धांधली हुई थी। उससे बड़ा एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, जो कांस्टेबल की वैकेंसी थी उसमें आप देख लीजिए कितनी धांधली हुई थी। 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो उसमें बच्चों के मार्क्स इतने ऊपर जा रही थी, कट ऑफ इतनी ऊपर जा रही थी कि टीचर मानने के लिए रेडी नहीं कि इतनी कैसे जा सकती है। तो सभी बच्चों ने जब आंदोलन किया तब जाके थोड़ी बहुत सुनाई आई होगी गवर्नमेंट के कानों में कि भाई बच्चे भी ज़्यादा हैं, 50 लाख बच्चे कम नहीं होते, तो इसलिए इनकी बात तो सुनी जानी चाहिए। अब वहीं अगर 5 6 7 8 लाख बच्चे होते तो उनकी बात क्या समझी जाती है, आप खुद मुझे बताइए। नहीं होता ना ऐसे। तभी तो कहते हैं एकता में अनेकता, है ना, इसलिए ही कहते हैं क्योंकि अगर आप मजबूत रहेंगे, आपके अंदर एकता रहेगी, सब मिलजुल कर रहेंगे,
तो सत्ता में जो बैठा है उसको भी आपके क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो मिडिल क्लास का हो। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि ईमानदारी से जो एक गरीब खानदान का, एक गरीब फैमिली का जो लड़का पढ़ रहा है, ईमानदारी से इतनी जो पढ़ाई कर रहा है और वो 680 नंबर ला रहा है 720 में से, तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा, एम्स नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा? चलिए किसी के 700 हैं, 720, क्यों नहीं मिल रहा उसे? इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि उन्होंने पैसे दे दिए, 67 बच्चे टॉपर आ गए। देखिए ये मैं आरोप लगा रहा हूँ, है ना, आरोप मैं ऐसे मतलब हवा में नहीं लगा रहा, इसके रीज़न है कुछ, ठीक है, कि 718 719 किस हिसाब से भाई आंटे कहते हैं भाई नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन हमें भी समझा दो भाई कि नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हो आप। 67 बच्चे, पिछले साल 2 से 3 बच्चे, 3 से ऊपर नहीं थे लेकिन 2 से 3 थे जहाँ तक है। पिछले साल 2 से 3, इस बार डायरेक्ट 67, तो करा लीजिए ना, आप इंटरव्यू करा लो, पता चल जाएगा। एक ईमानदार जो मेडिसिन का जानकार हो उसको लाओ, बैठाओ, पूछे वो क्वेश्चन, फिर पता चलेगा कि कौन कौन 67 में आ रहा है, कौन कौन 67 से बाहर है ना। पता चला वो 67 डायरेक्ट 10 हो जाए, 5 हो जाए। आपको नहीं पता ना, हमें नहीं पता, लेकिन हम आरोप तो लगा सकते हैं ना, क्योंकि हमने तो एकदम कान आँख सब बंद कर लिए, है ना। कोई गलत करता भी है तो हम तो कुछ कहते ही नहीं है उसे, है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको मुझे बतानी थी। अब मान लीजिए इसकी एक और दिक्कत ये है, मान लीजिए यही बच्चा है, एक गरीब लड़का, मान लीजिए 720 नंबर लाना है, तो लॉजिकली इसे एम्स मिलना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज मिलना चाहिए, अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, लेकिन इसको मिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि 67 टॉपर्स हैं, ये तो भैया ऊपर से आए हैं, एकदम स्वर्ग से आए, है ना। सरस्वती माता जी ने उनको स्पेशल एक दिमाग दे रखा है कि भाई तुम जाओ कहीं पे भी बैठो, तुम्हारा तो फुल मार्क्स आएंगे। तो इन बच्चों की वजह से ये जो ईमानदारी से पढ़ने वाला बालक था, 720 में 700 नंबर, इसे तो एम्स नहीं मिला, है ना। पिताजी अलग से प्रेशराइज़ कर रहे हैं, घर वाले अलग से प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि भाई तेरा एग्ज़ाम नहीं निकला तो तुझे घर से निकाल देंगे, तुझे मजदूरी करवाएंगे, तुझे ये करवाएंगे, जबकि इच्छा है उसकी वो और पढ़े, चलिए मैं मान लेता हूँ ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, बच्चे उसके घर वाले प्रेशराइज नहीं कर रहे उसे, तो इसे कहाँ जाना पड़ेगा? एम्स में तो जाएगा नहीं, तो वो जाएगा फिर कहाँ? वो प्राइवेट कॉलेज में जाएगा, है ना। और प्राइवेट कॉलेज को तो आपको तो बहुत अच्छी जानकारी है, प्राइवेट कॉलेज में तो फीस तो बहुत छोटे अमाउंट में होती है ना, है ना। प्राइवेट में आपको पता ही कितनी ज़्यादा फीस रहती है, तो क्या वो कभी भर पाएगा प्राइवेट कॉलेज में? नहीं भर पाएगा। भर भी लेगा तो कैसे भरेगा? या तो कुछ गहने उन्हें बेचेगी उसकी माँ, है ना, गहने बेचेगी या कुछ ज़मीन उमीन बेचेगी। तो आप देख पा रहे, अब मान लो किसी के पास गहने और ज़मीन है ही नहीं, तो वो क्या करेगा आप मुझे बताइए। वो अपनी लाइफ से एक तरफ परेशान हो जाएगी कि यार मैंने इतनी मेहनत करी और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ घर में ऐसे होते हैं कि 720 में 700 नंबर आए, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, तो उससे कहते हैं कि भाई क्या है तूने कुछ उखाड़ा ही नहीं है ना, पैसा बर्बाद कर रहे हैं हम तेरे पे। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि मान लीजिए उनका कॉलेज नहीं मिला तो वो सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं। क्यों भाई सुसाइड क्यों कर रहे हो आप? सुसाइड इसलिए तो कर रहे हो क्योंकि ये सारी चीज़ें चल रही हैं, 67 का हिसाब चल रहा है इसलिए तो सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड इसलिए तो कर रहे हैं कि 718 719 का हिसाब चल रहा है। सुसाइड इसलिए तो कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन चल रहा है, जो सिर्फ एंटी को ही आता है नॉर्मलाइजेशन करना। एंटी बताएगा नहीं नॉर्मलाइजेशन कैसे करेगा, क्योंकि अगर बता दिया तो फिर टीचर भी कैलकुलेट करने लग जाएंगे कि भाई नॉर्मलाइजेशन के तो मतलब इसके मार्क्स इतने बैठ रहे हैं, आपने कैसे दे दिए, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन 718 19 ये 67, है ना। 4 जून को ही इलेक्शन के समय में ही रिजल्ट क्यों दिया गया? ये कुछ रीज़न होते हैं जो बच्चों को सुसाइड अटैम्प्ट करने के कारण को सुसाइड करवाते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति ने बोला है कि मर्डर और सुसाइड में क्या डिफरेंस होता है। मर्डर होता है जो एक व्यक्ति दूसरे को मार कर करता है, सुसाइड क्या होते हैं जो पूरा समाज उस व्यक्ति के ऊपर प्रेशराइज डाल के जो वो करता है, जो काम गलत है, उसे सुसाइड बोलते हैं। तो ये जो सुसाइड इसने अटैम्प्ट किया, ये क्यों अटैम्प्ट किया इस बच्चे ने? क्योंकि इसके 700 मार्क्स थे? नहीं, ये सुसाइड इसलिए करा क्योंकि वो 718 19 का हिसाब चल रहा है, 67 बच्चे टॉप कर रहे हैं,
हम चलिए मान लीजिए मैं अपने आप को पूरी तरीके से गलत बात साबित कर रहा हूँ कि चलिए मैंने जितना भी डाटा लिखा है गलत है, तो और यही नहीं कि मैं ही कर रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान के जो डायरेक्टर हैं, जो टीचर्स हैं, वो सब भी कर रहे हैं। हालांकि कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो इसका मजाक बना रहे हैं, वो अलग लेवल के आदमी हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं, उनको तो बस मोटी कमाई करनी है ना, उनको बस अपने जेब गर्म करनी है और बस टाटा बाय बाय। लेकिन कम से कम अगर मान लीजिए एक शिक्षा के कुछ हिस्से का अगर कोई डाउट है तो आपकी जिम्मेदारी तो बनती है ना कम से कम कि उसको आप उस कन्फ्यूजन को दूर करें, है ना। तो अगर हमें लग रहा है कि चलिए ये 67 बच्चे टॉप नहीं किए हैं तो आप इंटरव्यू करा लें उनका, समझाइए एंटी नॉर्मलाइजेशन कैसे करा आपने, है ना। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। ठीक, वैसे अगर देखा जाए तो इसके जो एक्सपेक्टेड थे वो 14 से 15 जून थे, लेकिन वो आपको मैंने बता ही दिया 4 जून क्यों, क्योंकि हमारी मीडिया तो असली मुद्दे दिखाता नहीं है, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे नहीं दिखाएगा वो। ठीक, इतने बड़े बड़े व्यक्ति कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज, मौसम देख लीजिए आपको 45 क्रॉस हो रहा है, अब दिल्ली में देख लीजिए 52.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा रहे हैं। ठीक है, जो हर महीने के रिकॉर्ड को ब्रेक कर रहा है। क्यों ब्रेक कर रहा है? आने वाले समय में अगर गंगा नहीं बहेगी तो कैसा लगेगा, हमारे बच्चों को कैसा लगेगा, वो तो गाली देंगे हमें, है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको मुझे बतानी थी। तो अगर आप इन चीज़ों को समझ पाएँ और जितना मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ, तो मुझे तो लगता है कि एनटी की आज से फुल फॉर्म न्यू ठगी एजेंसी हो जानी चाहिए। ठीक, जिसको सिर्फ ठगी करना आता है, पैसे कमाना आता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये दोबारा री एग्ज़ाम करवाते में तो बच्चा दोबारा से एग्ज़ाम देगा, दोबारा से लाइन में लगेगा, दोबारा से एग्ज़ाम देगा, दोबारा से इतनी गर्मी में जाएगा, है ना। मान लीजिए उसके पास किराया नहीं है, किराया भी किसी से कर्ज वर्ज कर लेगा, लेकिन चला जाएगा, इतनी गर्मी में चला जाएगा। नीट का पेपर दोबारा से देना कोई मजाक बात नहीं है ना। तो आज की और दूसरी चीज़, हाँ एक चीज़ और बस बताना चाहता हूँ, एजुकेशन जो मैंने अभी बात कही कि हम बहुत नीचे लेवल पे एजुकेशन को ले चुके हैं, और जिसमें मतलब बड़े से बड़े जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है। आप तो बहुत ऐसे लोगों को देखेंगे जो जिन्होंने बहुत पैसा कमा लिया है और वो यूट्यूब पर और बहुत बड़े बड़े जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन पर आगे बोलते हैं कि भाई मैं तो अनपढ़ हूँ, अनपढ़ हो के मैं इतना बड़ा सुपरस्टार बन गया और आप भाई पढ़े लिखे हो के इतने। देखिए, पैसे कमाना और ज्ञान प्राप्त करना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ज्ञान हमें विजडम देता है, अच्छे बुरे की समझ देता है। पैसा तो गलत काम करके भी आप कमा लोगे ना, ड्रग्स बेच लीजिए आप आज से, है ना। जितना आपके पिताजी मजदूरी करते हैं उससे ज़्यादा आपको एक दिन में आपको कमाई मिल जाएगी, लेकिन वो गलत काम है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? तब जब आप एजुकेट होंगे। ठीक है, सरकार से क्वेश्चन तभी कर पाएंगे आप जब आप एजुकेट होंगे, लेकिन हमने तो सरकार से क्वेश्चन ही करना बंद ही कर दिया, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें एजुकेशन तक पहुंचने में बिल्कुल भी सफल नहीं करते। जैसे कि आप खुद ही देख लीजिए, गवर्नमेंट ने 18% का जीएसटी लगा रखा है। क्यों लगा रखा है अभी 18% का काहे का जीएसटी लगा रखा है भाई आपने? तो 18% का इसलिए ही जीएसटी लगा रखा है ना कि कोई बच्चा कॉपी पेन नहीं खरीद सके, किताब ना खरीद सके। किताब खरीदेगा ही नहीं तो कहाँ जाएगा वो? सस्ते इंटरनेट पे जाएगा। जब एजुकेशन 18% है तो, और आप देख लीजिए कि जो इंटरनेट का कॉस्ट है वो पूरे दुनिया में, जहाँ तक मैं अगर सही हूँ तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सस्ता इंटरनेट मिलता है हमें, है ना। काफ़ी ये मैंने देखा है कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया एक ऐसा देश बन चुका है जो बहुत सस्ते में ही इंटरनेट प्रोवाइड कर देता है। इंटरनेट का देखिए अच्छा यूज़ हो सकता है, गलत भी यूज़ हो सकता है ना। आपने 18% एजुकेशन पे तो जीएसटी लगा दिया, इंटरनेट सस्ता दे दिया, लेकिन इंटरनेट पे बच्चा करता क्या है वो आपको ही पता, हमें पता है। वो इंस्टाग्राम चलाता है, ये रील्स देखता है ना। वो कुछ बड़े बड़े ऐसे यूट्यूबर होते हैं जो भाई गालियाँ ही गालियाँ देते रहते हैं। आज अगर मान लीजिए 10 मिनट की वीडियो होगी तो 5 मिनट तो वो गालियों में ही निकाल देते हैं। काफ़ी तो उनके फॉलोअर्स हो जाते हैं, है ना। क्यों फॉलोअर्स हो जाते हैं? आपके पास अपना दिमाग नहीं है।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता था, इसलिए ही मैं आपसे बोल रहा हूँ। सब लोग क्यों बोल रहे हैं क्यों बिग स्कैम है, क्योंकि है एक्चुअल में बिग स्कैम। और अगर आप बिग स्कैम को गलत साबित करना चाहते हैं तो जो जो बड़े बड़े संस्थान, जो लोग क्वेश्चनिंग कर रहे हैं इन चीज़ों का, इनको आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई इसमें आप गलत हैं, आप लोग गलत हैं। 67 का इंटरव्यू लीजिए और हमें गलत साबित कीजिए। 718 और 719 का जो नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसीजर है उसको हमें समझाइए, लोगों को समझाइए, जिससे हम गलत साबित हो सकें। ये 4 जून को ही क्यों निकाला गया ये हमें समझाइए, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपके सामने रखनी थी। अब आपके ऊपर है कि एनटीए की फुल फॉर्म आप आज से क्या बोलना चाहते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और नेशनल ठगी एजेंसी। मेरे हिसाब से तो ये नेशनल ठगी एजेंसी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आज से मैं इसे यही बुलाऊँगा, ठीक। तो कुछ चीज़ें थी। हाँ, एक चीज़ और थी आपको बताना मैं भूल गया, उसके लिए मुझे एक थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आप जानते हो कि डिस्क्रिमिनेशन कितना होता है, भेदभाव कितना होता है हमारे भारत में, है ना। आपको बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं। देखिए, अगर मान लीजिए एनटीए का एक रूल है, एनटीए का रूल कहता है कि मान लीजिए अगर पेपर जो है 13 लैंग्वेज में ये कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें से एक असमी है, एक बंगाली है, एक इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ा है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। इन 13 रीजनल लैंग्वेज में जो है एनटीए का जो एग्ज़ाम होता है वो कंडक्ट किया जाता है। फ़िलहाल मैं इंग्लिश और हिंदी की बात करना चाहता हूँ, हिंदी और इंग्लिश। देखिए, अगर मान लीजिए एनटीए पेपर बनाता है, चलिए बनाता है पेपर, अच्छी बात है। मान लीजिए वो भी एक इंसान ही है। अब मान लीजिए गलती हो जाती है थोड़ा ट्रांसलेशन में। मान लीजिए एक क्वेश्चन आया, उसमें ट्रांसलेशन की दिक्कत हुई, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी ट्रांसलेशन की दिक्कत हुई। तो एनटीए बोलता है कि चलो कोई नहीं, अगर ट्रांसलेशन की दिक्कत हुई तो हम इसको भी इतने मार्क्स दे देंगे उस क्वेश्चन का, और इसको भी इतने मार्क्स दे देंगे। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब आती है, मान लीजिए अगर इंग्लिश का है ये हिंदी में क्वेश्चन, मान लीजिए इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है वो तो है करेक्ट, और हिंदी का जो ट्रांसलेशन है वो है इनकरेक्ट। अब मान लीजिए हिंदी वाला बच्चा तो गलत करेगा ही, जाहिर सी बात है, कन्फ्यूजन होगा उसके माइंड में। लेकिन जो इंग्लिश वाला बच्चा है उसका तो सही हो गया, तो उसे तो मिल गए +4। अगर मान लीजिए ये छोड़ देता है तो इसके -4 कर देता है तो -5, तो -4 -5 का नुकसान हुआ। तो एनटीए का आप जवाब सुनिए क्या बोलता है। तो एनटीए कहता है कि अगर ट्रांसलेशन में दिक्कत होती है, इंग्लिश में नहीं होती ट्रांसलेशन की दिक्कत और हिंदी में अगर होती है, तो हम मान्यता देंगे इंग्लिश वाले को। यानी कि हम कहेंगे कि भाई ट्रांसलेशन हिंदी में तो गलत थी लेकिन इंग्लिश में तो सही थी ना। क्यों भाई, काहे आप इंग्लिश को इतना ऊपर क्यों रखना चाहते हैं हिंदी से? नहीं रखना चाहिए ना। क्यों नहीं रखना चाहिए भाई, लैंग्वेज तो दोनों एक बराबर है ना। अब भारत जैसे देश में तो हिंदी को आप ज़्यादा तवज्जो दीजिए, तो आप क्यों, अगर इंग्लिश का ट्रांसलेशन करेक्ट होगा तो उसे ही मान्यता देंगे, जबकि हमारी गवर्नमेंट तो संस्कृति कल्चर को बहुत बढ़ावा देती है, हिंदू को पुरजोर विरोध मतलब उसका समर्थन करती है ना, इंडिया को भारत बोलती है। तो क्यों यहाँ पर हमारी जो सरकार है इस पर एक्शन नहीं ले सकती? ले सकती है, क्यों नहीं ले सकती हैं, लेकिन लेना नहीं चाहते हैं, वरना कमाई कैसे होगी इनकी, है ना। तो आज के वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा चीज़ें समझाई कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं हमारे भारत में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जो हमारे यूथ, जो हमारे भविष्य हैं उनके लिए जो एक जहर का काम कर रही हैं, ठीक। तो अगर आप के पास कोई चीज़ हो, सुझाव हो, तो बिल्कुल बताइएगा। कुछ चीज़ें अगर आपको लग रही हैं कि हाँ मैंने कुछ गलती कर दी किसी डाटा को आपके सामने प्रस्तुत करने में, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग अवेयर हों, इन बच्चों के लिए कुछ कर सकें, मतलब उनका कुछ, मतलब उनको इतना हम स्पेस दे पाएँ, उनको इतना, उनके मन में इतना, इसको मैं जैसे बोलूँ तो कैसे बोलूँ कि बच्चों को मतलब हम इतना लगाव दे पाएँ कि अगर उनका रिजल्ट मान लीजिए नहीं भी हो पाया तो हम उन पर गुस्सा ना हो कि हाँ आप क्यों नहीं कर पाए। आप उनसे ये कहिए कि कोई नहीं बेटा,
कोई नहीं, अगली बार सही, है ना, इस बार नहीं, कोई नहीं, अगली बार सही। और क्यों मैं हमेशा एक ही चीज़ पे फोकस करूं, और भी बहुत सारी चीज़ें। आप टीचर बनिए, है ना। टीचर को तो बोलते हैं कि टीचर तो एक ऐसा इंसान होता है जो मतलब हज़ारों लाखों बच्चों को पढ़ाता है। अच्छी शिक्षा दीजिए, है ना। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना तो हम चाहते नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो बहुत जो गाली गलौज वाले जो यूट्यूबर्स हैं उनके फ़ैन हो चुके हैं, है ना। तो बस आपसे मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एजुकेशन का जो महत्व है उसको हमेशा सर्वोपरि ही रखिए। सबसे पहले एजुकेशन ही है हमारे जीवन में। अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप कुछ ना कुछ कर लेंगे अच्छा, इसकी गारंटी है। ठीक है, देखिए मैं भी थोड़ा बहुत मतलब ठीक ठाक पढ़ लिया, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया मेरा। तो मैं ऐसा नहीं कि खाली बैठा हूँ, और ये मैं मतलब ऐसा बोल के मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा। मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि पढ़ा लिखा आदमी कभी भी खाली नहीं बैठेगा। भले ही वो 2500-3000 रुपये कमा रहा है, लेकिन उसको उसमें संतुष्टि अगर है तो वो जीवन यापन कर लेगा। और ज़रूरी नहीं वो 3000 कमाए, अगर वो ईमानदारी से कमा रहा है तो उसकी इनकम बढ़ेगी ही। अगर आप अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो एक बच्चा नहीं, आपसे 10 बच्चे पढ़ेंगे, 10 नहीं तो 20 बच्चे पढ़ेंगे, है ना। लेकिन आपको ईमानदारी से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक। लेकिन आजकल तो ईमानदारी से पढ़ाई होने के बावजूद भी भैया 67 वाला हिसाब चल रहा है, 718 और 719 वाला हिसाब चल रहा है। तो इन चीज़ों को अगर हमें रोकना है तो हमें अवेयर होना पड़ेगा, सरकार से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, और NTA जैसे न्यू ठगी एजेंसी से भी क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे। तो फिलहाल वीडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझाने में सक्षम रहूँगा। बाकी अगर आपको कोई सुझाव हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।